नमस्कार सभी बच्चों को। मैं आपका केमिस्ट्री टीचर गौरव त्यागी सर O2N डिजिटल एजुकेशन में बच्चों आप सबका स्वागत है। बच्चों मैं आप सबको क्लास 11th केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट पढ़ाऊंगा। चैप्टर का नाम है बेटा रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, जिसमें हम बेटा सबसे पहले पढ़ेंगे परिचय। तो बेटा हमें इसमें टोटल 12 टॉपिक पढ़ने हैं। परिचय, द्रव्य की प्रकृति, द्रव्य के गुणधर्म और उनका मापन, मापन में अनिश्चितता, रासायनिक संयोग के नियम, परमाणु व अणु, परमाणु भार व अणुभार और बेटा मोल धारणा। उसके बाद हमें पढ़ना है बेटा इसमें प्रतिशत संघटन, मूलानुपाती सूत्र एवं अणुसूत्र, स्टोइकियोमेट्री और स्टोइकियोमेट्रिक परिकलन तथा लास्ट वाला टॉपिक बेटा विलयनों में अभिक्रियाएं। तो सबसे पहले हमें जो टॉपिक पढ़ना है वो टॉपिक पढ़ना है हमें परिचय। तो चलो स्टार्ट करते हैं। परिचय। सबसे पहली बात आती है कि रसायन विज्ञान होता क्या है। तो हेडिंग लिखो रसायन विज्ञान। विज्ञान की वह शाखा विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुणों, संघटन, संरचना और रासायनिक प्रतिक्रियाओं के दौरान होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। दौरान होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। रसायन विज्ञान कहलाता है। रसायन विज्ञान कहलाता है। जी बेटा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण में, संगठन में, संरचना और रासायनिक प्रतिक्रियाओं के दौरान जो भी परिवर्तन हो रहा है वो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसका अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? रसायन विज्ञान कहलाता है। बेटा रसायन विज्ञान की निम्नलिखित शाखाएं हैं, हमें स्पेशली 3 पढ़नी है। एक भौतिक रसायन, एक कार्बनिक रसायन और एक अकार्बनिक रसायन। तो लिखो रसायन विज्ञान की निम्नलिखित शाखाएं हैं। कौन कौन सी हैं? कार्बनिक रसायन जो कि हमें स्पेशली पढ़नी ही है, कार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन,
थर्ड इज भौतिक रसायन। कार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन और भौतिक रसायन। इन शाखाओं के अतिरिक्त भी इसकी अन्य शाखाएं हैं। लिखो, इन शाखाओं के अतिरिक्त इन शाखाओं के अतिरिक्त रसायन विज्ञान की अन्य शाखाएं भी हैं। कौन कौन सी है? बायो में जीव रसायन, कृषि के क्षेत्र में कृषि रसायन, औषधियों के क्षेत्र में औषधि रसायन, औद्योगिक के क्षेत्र में औद्योगिक रसायन, विश्लेषिक रसायन, नाभिक के क्षेत्र में नाभिकीय रसायन, खगोल के क्षेत्र में खगोल रसायन, आदि रसायन विज्ञान की शाखाएं हैं। लेकिन हमें कौन कौन सी पढ़नी है? कार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन और भौतिक रसायन। तो सबसे पहले हेडिंग लिखें सही बच्चे, कार्बनिक रसायन। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जिसके अंतर्गत
किसकी बात कर रहे हैं हम यहां? कार्बनिक रसायन की। तो किसके अंतर्गत? कार्बन, जिसके अंतर्गत कार्बन के सहसंयोजी यौगिकों जैसे कि आपका हो गया हाइड्रोकार्बन, तथा उनके व्युत्पन्न, किसके? हाइड्रोकार्बन के। जैसे तेल, वसा, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट्स, आदि के बनाने की विधियां, के बनाने की विधियों गुणों तथा उपयोगों का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाएगा? कार्बनिक रसायन कहलाता है। कार्बनिक रसायन कहलाता है। बेटा कार्बनिक पदार्थ मुख्य रूप से सजीवों से प्राप्त किए जाते हैं। कार्बनिक पदार्थ मुख्यतः सजीवों से प्राप्त किए जाते हैं। क्या वाकई में सजीवों से प्राप्त किए जाते हैं? जी हां, लेकिन कभी कभी कार्बनिक पदार्थ निर्जीव पदार्थ से भी प्राप्त किए जा सकते हैं। जी, आपको याद होगा यूरिया, जो कि एक उर्वरक के रूप में सबसे प्रमुख यौगिक माना गया है खेती के रूप में। और यूरिया, इसे सर्वप्रथम वोहलर ने प्रतिपादित किया था। वोहलर ने इसे प्राप्त किया था किससे? अमोनियम साइनेट से। तो नोट करके लिखें, नोट कार्बनिक पदार्थ कार्बनिक पदार्थ निर्जीव पदार्थ से भी प्राप्त किए जा सकते हैं। निर्जीव पदार्थ से भी प्राप्त किए जा सकते हैं। जैसे यूरिया।
जी हां, यूरिया निर्जीव पदार्थ से प्राप्त किया गया था। किसने प्राप्त करा था? वोलर ने। किससे? अमोनियम साइनेट से। लिख सकते हैं यहां ऐसे ब्रैकेट बना के, यूरिया जिसे वोहलर ने अमोनियम साइनेट से प्राप्त किया। अमोनियम साइनेट से प्राप्त किया। किसे? यूरिया को। तो यह था कार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक रसायन। बेटा कार्बनिक रसायन, अब नाम में क्या आ गया? कार्बन। तो हम इसे यह भी बोल सकते हैं, सिर्फ कार्बनिक पदार्थों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? आपका कार्बनिक रसायन कहलाता है। लिख सकते हैं हम, अथवा करके लिख लो। अथवा कार्बनिक पदार्थों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? कार्बनिक रसायन कहलाता है। कार्बनिक रसायन कहलाता है। अच्छा, ये तो था कार्बनिक रसायन। अब बात किसकी आती है? अकार्बनिक। कार्बनिक में कार्बनिक पदार्थों का अध्ययन करते हैं, तो अकार्बनिक में कार्बनिक पदार्थ को छोड़कर बाकी जितने भी पदार्थ हैं उन सब का अध्ययन करना है, कार्बनिक रसायन कहलाएगा। तो लिखो, हेडिंग लिखो बेटा, अकार्बनिक रसायन। अकार्बनिक रसायन। जी, तो क्या लिखेंगे? अकार्बनिक रसायन में कार्बनिक पदार्थ को छोड़कर अन्य सभी पदार्थों का अध्ययन करना क्या कहलाएगा? अकार्बनिक रसायन कहलाता है। अकार्बनिक रसायन कहलाता है। फिर तीसरा में कौन सा पढ़ना है? भौतिक रसायन। तो हेडिंग लिखो, भौतिक रसायन। साथ के साथ नोट्स बनाते चले जाएं सभी बच्चे। भौतिक रसायन।
नाम में क्या आ गया? भौतिक। नाम में क्या आ गया? भौतिक। यानी कि भौतिकी के सिद्धांतों का, भौतिकी के सिद्धांतों का रसायन में अनुप्रयोग करने पर हमें जो भी ज्ञान प्राप्त होएगा, लेकिन किसके द्वारा प्राप्त हो रहा है? भौतिकी के सिद्धांतों का, जो हम इसके फॉर्मूले रसायन विज्ञान में यूज कर रहे हैं। तो किसके द्वारा यूज कर रहे हैं? भौतिक के द्वारा यूज कर रहे हैं ना, और उससे हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, तो वह क्या कहलाएगा? आपका भौतिक रसायन कहलाता है। तो लिखें भौतिकी के सिद्धांतों का रसायन में अनुप्रयोग करने पर जो भी ज्ञान प्राप्त होता है, जो भी ज्ञान प्राप्त होता है, क्या कहलाएगा? भौतिक रसायन कहलाता है। भौतिक रसायन कहलाता है। बस इतना से काम था। रसायन विज्ञान क्या कहता है? कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के संरचना, संगठन, गुणों और रासायनिक प्रतिक्रियाओं के दौरान जितने भी परिवर्तन हो रहे हैं, समझ में आ रहा है बेटा? रासायनिक प्रतिक्रियाओं के दौरान जितने भी परिवर्तन हो रहे हैं, वो सब क्या कहलाते हैं? आपके रसायन विज्ञान कहलाता है। किसमें आते हैं? किसकी श्रेणी में आते हैं वो? रसायन विज्ञान की श्रेणी में। अब रसायन विज्ञान की बहुत सारी शाखाएं हैं। खगोल के क्षेत्र में खगोल रसायन, कृषि के क्षेत्र में कृषि रसायन, औषधियों के क्षेत्र में बेटा औषधि रसायन है, नाभिक के क्षेत्र में नाभिकीय रसायन है, औद्योगिक के क्षेत्र में औद्योगिक रसायन है। और हमारे सिलेबस में कितने रसायन पढ़ने हमें? 3। कौन कौन से? कार्बनिक, अकार्बनिक और भौतिक रसायन। तो बात आती है, सर कार्बनिक रसायन क्या होता है? नाम में है कार्बन, अर्थात कार्बनिक पदार्थों का अध्ययन करना ही कार्बनिक रसायन कहलाएगा। अब इसमें कार्बन, आपने एक शब्द सुना होगा सहसंयोजी यौगिक। ये आपको 11वीं क्लास में ही 4th चैप्टर में पढ़ाया जाएगा, लेकिन 10th क्लास में हमने इस शब्द को पढ़ा था, सहसंयोजी यौगिक। मैं आपको बताता हूं बेटा, किन्हीं भी दो तत्वों के बीच, किन्हीं भी दो तत्वों के बीच जब इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है, तो साझा होने के बाद जो बंध बनेगा वही आपका सहसंयोजी यौगिक कहलाएगा। अच्छा, तो बेटा हम किसकी बात कर रहे हैं? कार्बनिक रसायन की। तो कार्बनिक रसायन में जो कार्बन हाइड्रोजन, जिसे आप हाइड्रोकार्बन कहते हो, हाइड्रोजन तथा कार्बन से मिलकर बना यौगिक आपका हाइड्रोकार्बन कहलाता है। तो कार्बन में जो भी सहसंयोजी यौगिक होंगे या उनके जितने भी डेरिवेटिव्स होते हैं, अर्थात इनके व्युत्पन्न, उन सब का अध्ययन करना कि वे कैसे बने हैं, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, मतलब भौतिक गुण क्या है, रासायनिक गुण क्या है, उनके क्या क्या उपयोग हैं, तो उन सब का अध्ययन करना ही हमारा कार्बनिक रसायन कहलाता है। अच्छा, कार्बनिक रसायन में सबसे पहले बेटा, सबसे पहले हमें वॉलर ने एक यौगिक बनाकर दिया था यूरिया, जो कि उर्वरक के रूप में बहुत फायदेमंद है। मैं आपको बताऊंगा रसायन विज्ञान का महत्व होता क्या है। फिर आता है बेटा अकार्बनिक रसायन, कि अकार्बनिक रसायन क्या है सर? तो कार्बनिक पदार्थों को छोड़कर बाकी जितने भी तत्व आएंगे, आपके जितने भी यौगिक आएंगे, वे सभी किस में आ जाएंगे? अकार्बनिक रसायन में आ जाएंगे। यानी कि हमें उसके किसके अध्ययन कर, किसके अंतर्गत पढ़ना पड़ेगा? अकार्बनिक रसायन के अंतर्गत पढ़ना पड़ेगा। फिर आता है बेटा कौन सा? भौतिक रसायन। नाम में क्या आ गया? भौतिक, मतलब भौतिक के जितने भी फॉर्मूले हैं, जितनी भी थ्योरम है, उन सबको आप रसायन विज्ञान में अप्लाई कर दो। अप्लाई करने के बाद
अब उसमें कैसे कैसे वे बन रहे हैं, उनके गुण क्या है, उनके उपयोग क्या है, वो सब किसकी श्रेणी में आते हैं? भौतिक रसायन की श्रेणी में। बेटा नेक्स्ट हेडिंग लिखो, रसायन विज्ञान का महत्व, जो कि हमारे लिए जानना आवश्यक है कि क्या क्या महत्व है इसके। सारे बच्चे लगन के साथ पढ़ेंगे और मेहनत से पढ़ेंगे, ठीक है? तो हेडिंग लिखे, क्या लिखोगे हेडिंग? रसायन विज्ञान का महत्व। रसायन विज्ञान का महत्व। पहले ना सभी बच्चे 2 मिनट सुन ले कि क्या क्या महत्व है, फिर लिखेंगे हम, क्योंकि लिखने से पहले हमें समझ में आना चाहिए बेटा ये है क्या, ये कहना क्या चाह रहा है। तो हम कौन से युग में रह रहे हैं? हम एक वर्तमान युग में हैं, जिसे हम वैज्ञानिक युग, आज का वैज्ञानिक युग कहा जाता है इस वर्तमान युग को। क्यों? क्योंकि बेटा आज तक हमारे युग में जितने भी परिवर्तन हुए हैं उसमें कहीं ना कहीं रसायन विज्ञान ने अपनी एक अलग ही भूमिका निभाई है, अपना एक अलग विशेष योगदान दिया है। जैसे कि नई नई औषधियों का आविष्कार हुआ, बुखार का अलग, कैंसर का अलग, टीबी का अलग, किसी को एड्स हो जाए उसको अलग, किसी को दर्द हो जाए तो उसकी अलग गोली चलती है जिसे आप पेन किलर गोली कहते हो। बेटा फसलों के उत्पादन में वृद्धि हुई है। जी हां, फसलों का उत्पादन वृद्धि कैसे? आम है, आंधी आई, आम ही जड़ गई, तो उन्हें हम क्या करते हैं? एक पाल में पका देते हैं, रख देंगे कि ये कुछ दिनों बाद पक जाएंगे। किसमें? पाल में। उसके बाद हम तरह तरह के कार्बनिक यौगिकों का यूज करते हैं फसलों को तेजी से वृद्धि करने के लिए। अच्छा, उसके बाद बेटा आपने देखा होगा पहले के जमाने में जो लोग बाग हुआ करते थे ना, वे अगर उन्हें 150-200 किलोमीटर दूर जाना होता तो कहीं कहीं दिन लग जाते थे उन्हें जाने में। जी हां, और यह फैक्ट है, कहीं कहीं दिन लग जाते थे उन्हें जाने में। 150-200 किलोमीटर, 150-200 क्या 100 किलोमीटर जाने में भी किसका यूज करते थे? साइकिल का। साइकिल नहीं थी तो घोड़ों का, बैलगाड़ियों का यूज करा करते थे। लेकिन अब वे सब बदलकर किस में आ गए हैं? ट्रकों में, वायुयानों में, रेलगाड़ियों में, बसों में, मोटरसाइकिल में आ गए हैं ना, जिनसे कि दूरियां एक तरह से कम हो गई और हमारा समय भी बचा। जितनी ज्यादा दूरी थी हम उसे जल्दी समय में तय कर लेंगे। तो वृद्धि हुई या नहीं हुई इन सभी में? तो बेटा ये इनमें सबने किसने योगदान दिया है? रसायन विज्ञान का इन सभी में कहीं ना कहीं विशेष योगदान है। तो लिखें, आज का वर्तमान युग आज का वर्तमान युग एक वैज्ञानिक युग है। एक वैज्ञानिक युग है। क्यों? क्योंकि इस युग में रसायन विज्ञान का अपना एक अलग ही महत्व है। जैसे जैसे बताओ, नई नई औषधियों की खोज हुई है, नई नई, आप नई भी लिख लो, नई औषधियों की खोज हुई।
जिससे में क्या फायदा मिला? नई नई औषधियों की खोज हुई जिससे गंभीर रोगों के उपचार में सहायता मिली है। बिल्कुल फायदा हुआ बेटा। आप देख लो, अगर पहले के जमाने में किसी भी व्यक्ति को, किसी भी मनुष्य को कुत्ता काट ले तो क्या करते थे? मिर्च लगाते थे, तेल में मिर्च को पका करके लगा दिया करते थे। लेकिन आज की डेट में वो काम अब खत्म हो गया है। आज की डेट में जाओ डॉक्टर के पास, वो तुम्हारे इंजेक्शन लगाएगा या मेडिसिन देगा आपको, जिससे कि आपको उसका कोई इंफेक्शन, कुत्ते के काटे हुए का इंफेक्शन ना फैले। किसके शरीर में? आपके शरीर में जिसे काटा गया है। दूसरा, हम क्या क्या लिख सकते हैं? और फसलों के उत्पादन में वृद्धि हुई है। और क्या लिख सकते हैं? परिवहन के साधन ले लो। परिवहन के साधन किस किस का यूज करा करते थे पहले लोग बाग? घोड़ों का, बैलगाड़ियों का और ठेलियों का। अब ये सब बदल गए और बदलकर किस में आ गए हैं? ट्रक में, रेलगाड़ियों में, मोटरसाइकिल में, वायुयान में। परिवहन के साधन घोड़ों, बैलगाड़ियों, ठेलों से बदलकर ट्रक, वायुयान में हो गए हैं। दूरियां भी कम हुई है, समय की भी बचत हुई है, जिनसे दूरियां कम हो गई हैं। पहले के जमाने में मनुष्य सबसे पहले पेड़ की छाल, पत्तों, इनके कपड़े से बनाकर पहना करते थे। कुछ समय बीता, भेड़ की खाल पहनने लगे। उससे भी कुछ समय बीता, ऊन के कपड़े पहनने लगे। तो रसायन विज्ञान में, मैंने कहा था ना, रसायन विज्ञान का हमारे इस युग में कहीं ना कहीं एक विशेष योगदान है। तो मनुष्य को उत्तम श्रेणी के कपड़े प्राप्त होने लगे, भोजन प्राप्त होने लगे, रहने के लिए मकान प्राप्त होने लगे। पहले के जमाने में जो मनुष्य रहा करते थे, वे कच्ची मिट्टी के घरों में रहा करते थे। क्या आज की डेट में ऐसे हैं? बहुत कम चांस है बेटा जो कच्ची मिट्टी के घरों में रहते हैं। तो लिखो, मनुष्य को उत्तम श्रेणी के मकान, कपड़े, भोजन प्राप्त हो गए हैं। हम कुछ एग्जाम्पल लिख लेते हैं जो कि हम दैनिक जीवन में यूज भी करते रहते हैं। चलो स्टार्ट करें। तो लिखे, दैनिक जीवन में
प्रयुक्त, इसे पहले करो ना फिर दोबारा करो, में प्रयुक्त कुछ प्रमुख रासायनिक पदार्थों के उदाहरण निम्नलिखित हैं। चलो लिखते हैं हम कुछ। पहला तो हमने देखो पीछे किसका लिखा था, सबसे पहला पॉइंट लिखा हमने नई औषधियों की खोज हुई, तो हम इसी के बारे में कुछ औषधियों के बारे में लिख देते हैं। तो लिखें पहला पॉइंट, औषधियों में प्रयुक्त पदार्थ लिखो। बुखार आज की डेट में एक आम बीमारी हो गई है। सीजन चेंज हुआ, बुखार होना स्टार्ट, क्योंकि इंसानों के अंदर इम्यून सिस्टम इतना मजबूत रहा ही नहीं। तो जहां सीजन चेंज हुआ वहीं बुखार स्टार्ट, कमजोरी महसूस स्टार्ट। तो क्या लिख सकते हैं हम उससे उपचार के लिए हम कौन सी गोली का यूज करते हैं, डोलो 650 mg, उसमें कौन सा सॉल्ट रहता है, पैरासीटामोल। एक होता है एस्पिरिन, तो लिखो एस्पिरिन। अब ये जो मैं पॉइंट्स लिखवा रहा हूं बेटा, ये आपके नीट में और आईआईटी में काम देंगे। एस्पिरिन तथा पैरासीटामोल का प्रयोग ज्वर रोधी औषधि के रूप में किया जाता है, के रूप में किया जाता है। हम और भी लिख सकते हैं। ये तो हो गया ज्वर रोधी। आपने सुना है बेटा, सुना क्या आपने देखा होगा, यदि कोई मरीज किसी डॉक्टर के यहां जाता है और यदि उसे इंजेक्शन की जरूरत है, तो जो उसके पास नर्स होएगी या फिर वो स्वयं डॉक्टर ही एक सिरिंज को एक मनुष्य के अंदर लगाएगा ब्लड टेस्ट करने के लिए या दवाई को ब्लड में पहुंचाने के लिए, है ना। अब यदि उसी सिरिंज को वो दूसरे मनुष्य के अंदर लगा दे तो वहां से एक बीमारी उत्पन्न हो सकती है, क्या होती ही है, और उसका नाम है एड्स का। तो इसलिए आपने देखा होगा कि जितने भी मरीज, अगर जितने भी डॉक्टर मरीजों के इंजेक्शन लगाएंगे तो वे साथ के साथ उस सिरिंज को, उस इंजेक्शन को हटा देंगे और दूसरे मरीज के दूसरी ही सिरिंज लगाएंगे ताकि उनके एड्स की प्रॉब्लम ना हो। और यदि बाय चांस किसी के एड्स हो गया तो उसके लिए फिर दवाई का, जो हमारी औषधि बनी है, उसका प्रयोग किया जाता है। तो उसका नाम है AZT। क्या नाम है, AZT। इसकी फुल फॉर्म क्या है, एजिडो थाई मिडिन। एजिडो थाई मिडिन, यह है उसके उपचार में जो हमें प्रयोग करते हैं, का प्रयोग
किसमें? एड्स में। एड्स के उपचार में किया जाता है। जी अच्छा, कैंसर भी एक आम बीमारी हो चुकी है। आजकल के जितने भी युवा हैं, यदि बेटा उसकी संगत गलत लग गई ना, तो धीरे धीरे स्मोकिंग, दारू ये सब पीने लगता है। आपने देखा होगा फिल्म जब चलती हैं तो अगर कोई भी दारू या स्मोकिंग करता है या दारू पीता है, एल्कोहल जिसे आप कहते हो, तो उसमें लिखा आता है कि शराब और धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। स्मोकिंग एंड एल्कोहल्स आर इंजरियस टू हेल्थ। क्यों? इनसे कैंसर की बीमारी होती है। तो कैंसर की बीमारी हो गई तब वो डॉक्टर के पास जाएगा। तो जब डॉक्टर के पास जाएगा तो उसे दवाई देगा, और दवाई देगा तो उसमें कौन सा सॉल्ट मिला होता है? उसमें मिला होता है बेटा सिस्प्लाटिन। क्या मिला होता है? सिस्प्लाटिन। सिस्प्लाटिन का प्रयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। सिस्प्लाटिन भी होती है और एक और होता है टैक्सोल। लिखना चाहो लिख लो, ऐसे लिख लो यहां पर, टैक्सोल। सिस्प्लाटिन और टैक्सोल का प्रयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। ऐसे लिख लो, और टैक्सोल। अच्छा, आजकल पेन किलर गोली बहुत चलने लगी है जी। किसी का थोड़ा सा दर्द हुआ, तुरंत पेन किलर गोली खा लो। अब वो सहन शक्ति कहां रही है इंसानों के अंदर? तो उसके लिए डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर से दवाई मांगेंगे। अब उस दवाई में क्या क्या सोल्ट होते हैं? तो लिखो एनल्जिन, तथा डाइक्लोफिनाक। डाइक्लोफिनाक का प्रयोग दर्द निवारक औषधि के रूप में किया जाता है। तो है ना रसायन विज्ञान का हमारे जीवन में कुछ ना कुछ महत्व। नई नई औषधियों की खोज हुई है, नहीं हुई है? ये सभी यौगिक है या नहीं है? हाँ जी, ये सभी यौगिक है। ये दवाइयों के अंदर एज अ सोल्ट पड़े होते हैं। अगर ये उन गोलियों में नहीं मिले ना, तो गोली कहलाने लायक नहीं है, फिर वो मेडिसिन नहीं है फिर। तो औषधियों के रूप में प्रयुक्त पदार्थ बहुत सारी हैं, लेकिन कुछ बेसिक बेसिक चीजें हैं जो आपके 12th पेपर में भी पूछे जाते हैं, 11th पेपर में भी पूछा जाता है।
दूसरा देखो हमने क्या पढ़ा था, फसलों के उत्पादन में वृद्धि हुई है। तो फसलों के उत्पादन में वृद्धि, सबसे पहला यौगिक जो खोजा गया, मैंने आपको इसी वीडियो में बताया है, क्या नाम है उसका, यूरिया। तो लिखो उर्वरक। उर्वरक, कौन कौन से उर्वरक हैं? पहला तो यही हो गया यूरिया, दूसरा अमोनियम सल्फेट, तीसरा कैल्शियम, सुपर फास्फेट, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन मैं जो आपको नेम लिखवा रहा हूं ये मेन कॉमन नेम है। अच्छा, फिर हमने क्या पढ़ा था बच्चों, परिवहन के साधन घोड़े, बैलगाड़ियों, ठेलों से बदलकर किसमें हो गए, ट्रकों में, वायुयान में, रेलगाड़ियों में बदल गए ना इनमें। तो ये क्या अपने आप ही चल पड़ेंगी, इन्हें किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार इंसान को जीवित रहने के लिए, चलने के लिए भोजन आवश्यक है, उसी प्रकार इनके लिए ईंधन का आवश्यक है। तो लिखो हेडिंग, ईंधन के रूप में प्रयुक्त पदार्थ कौन कौन से हैं? सभी को पता है आज की डेट में, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, पेट्रोल, केरोसिन, और क्या क्या है, सीएनजी, एलपीजी, और क्या लिख सकते हो, एलएनजी, उसके बाद देखो हमने क्या लिखा, मनुष्य को उत्तम श्रेणी के कपड़े, भोजन, मकान प्राप्त हो रहे हैं। तो कपड़े मैंने आपको बताया था बेटा कि पहले के जमाने में जो कपड़े पहना करते थे स्टार्टिंग में, तो पेड़ों के छाल, पत्ते, इनसे अपना शरीर ढका करते थे, जिसे हम आदि मानव कहा करते थे। कुछ समय बंदर कहा करते थे, कुछ समय पश्चात भेड़ की खाल पहनना स्टार्ट कर दिया। धीरे 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 जैसे जैसे जमाना आगे बढ़ता चला गया, परिवर्तन होते चले गए इस युग में। तो आज की डेट में जो हम कपड़े पहनते हैं, किसके पहनते हैं, नायलॉन के, ऊन के, रेशम के, कपास के। तो लिखें कपड़े बनाने में प्रयुक्त पदार्थ कौन कौन से हैं, बोलो, रेशम, ऊन, कपास, नायलॉन,
डेक्रोन, और भी हैं। उसके बाद भोजन में देख लो, विशेष प्रकार हमें अलग अलग प्रोटीन ये सब मिलते हैं, तो लिखो भोजन बनाने में प्रयुक्त पदार्थ, कार्बोहाइड्रेट हैं, प्रोटीन हैं, विटामिन्स हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, प्रोटीन्स, तेल तथा वसा, विटामिन्स, तथा खनिज लवण, और क्या क्या लिख सकते हैं हम? कीटनाशक भी लिख सकते हैं, लिखो कीटनाशक, कीटनाशक में हो गए बेटा आपके DDT, DDT, ये शब्द DDT आपको 12th क्लास में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया जाएगा, इसके बारे में विस्तार सहित। और दूसरा हो गया बेटा आपका गेमैक्सिन, ये इसी क्लास में समझाया जाएगा कैसे बनता है, इसके क्या क्या उपयोग है 11th चैप्टर में। किसको? गेमैक्सिन को। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि रसायन विज्ञान का इस युग में कहीं ना कहीं अपना एक विशेष योगदान है। अतः लिख लो, लास्ट वाली लाइन भी लिख लो, अतः रसायन विज्ञान का इस युग के परिवर्तन में कहीं ना कहीं अपना एक विशेष योगदान है। अपना एक विशेष योगदान है। तो बच्चों साथ के साथ नोट्स बनाते चले जाओ, अच्छे से समझते चले जाओ। आपको कोई भी समस्या हो तो आप हमें कमेंट करके बताओ कि सर यहां वाला पॉइंट हमें समझ में नहीं आया है, ताकि हम उसे अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें। और ठीक है, धन्यवाद।